नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है टेट गुरु एग्ज़ाम में। दोस्तों, सी टेट के पर्यावरण में कुल 30 प्रश्न आते हैं, जिनमें से 15 प्रश्न पेडागोजी के होते हैं और 15 प्रश्न एनसीईआरटी के 1 से 5 तक की पुस्तकों पर आधारित होते हैं। दोस्तों, मैं इन्हीं सभी प्रश्नों को लेकर के आया हूं और मैं आपसे वादा करता हूं कि यदि आप मेरे सभी सीरीज़ को देखते हैं तो आपके 15 में से 12-13 प्रश्न यहीं से आएंगे। तो दोस्तों, फटाफट वीडियो को लाइक कर दीजिए ताकि मैं अगली वीडियो आप तक पहुंचा सकूं। दोस्तों, वीडियो को पूरा देखिए, अंत तक देखिए और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। यदि मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। आइए दोस्तों, टॉपिक की बात करते हैं। तो हमारा पहला टॉपिक है रेगिस्तानी ओक पौधा। यह पौधा ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। दोस्तों, ये जो टॉपिक है बहुत ध्यान से देखिएगा क्योंकि एक एक टॉपिक एग्ज़ाम में पूछा गया है। यह पौधा ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है दोस्तों? तो ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। इसकी ऊंचाई एक कक्षा की दीवार के बराबर होती है, अर्थात किसकी ऊंचाई किसके बराबर होती है? एक कक्षा की दीवार के बराबर होती है, अर्थात 12 से 13 फीट होती है तथा पत्तियां कम होती है। इस पौधे में पत्तियां क्या होती हैं? कम होती हैं। इसके तने में पानी इकट्ठा रहता है। इसके तने में पानी इकट्ठा रहता है, जिसे वहाँ के लोग तने के अंदर छेद करके पाइप डालकर इकट्ठा पानी को पीते हैं। इकट्ठा पानी क्या कर लेते हैं? पीते हैं। ठीक है दोस्तों, यह टॉपिक कई बार पूछा है। अगला है, इस पौधे की जड़ें अपनी ऊंचाई से 3 गुना अधिक गहराई तक जाती हैं। अपनी ऊंचाई की 30 गुना, जी हाँ दोस्तों, 30 गुना गहराई तक जाती हैं जब तक कि पानी ना मिल जाए। ठीक है दोस्तों, तो ये था रेगिस्तानी ओक पौधे के विषय में। और बढ़ते हैं अगले टॉपिक की तरफ। बरगद का पेड़। यह दोस्तों, बरगद का पेड़। बरगद की जड़ें टहनियों से निकलती हैं जो बढ़ते बढ़ते ज़मीन में चली जाती हैं। बढ़ते बढ़ते कहाँ चली जाती हैं? ज़मीन में चली जाती हैं, जो खंभे की तरह मजबूती प्रदान करती है। जड़ें पेड़ को मजबूती प्रदान करती हैं, जिससे पेड़ खड़े रहते हैं। अगला टॉपिक है, किसी भी पेड़ की छंटाई या कटाई के लिए उस इलाके के सरकारी दफ्तर से अनुमति लेनी पड़ती है। यह दोस्तों, इसमें याद करना आपको बहुत विशेष है कि बरगद की जड़ें टहनियों से निकलती हैं जो बढ़ते बढ़ते ज़मीन के अंदर चली जाती हैं और खंभे की तरह पेड़ को क्या करती हैं? मजबूती प्रदान करती हैं। ये टॉपिक आप याद रखिएगा। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं अगली टॉपिक की तरफ। अगला टॉपिक है मुंबई। मुंबई एक भीड़ भाड़ वाला शहर है जो भारत के महानगरों में से एक है। यहाँ की आबादी बहुत है। यहाँ सकरी गलियाँ होती हैं। यहाँ पर क्या होती हैं? सकरी गलियाँ होती हैं। सकरी गली के दोनों तरफ साथ साथ सटे हुए झुग्गियाँ होती हैं। जी हाँ दोस्तों, सकरी गली के दोनों तरफ साथ साथ सटे हुए क्या होती हैं? झुग्गियाँ होती हैं। झुग्गियों में झुग्गियों की विशेषता क्या होती है कि झुग्गियों में वहीं बैठना, वहीं सोना, वहीं पकाना, वहीं नहाना सब एक ही जगह पर होता है। जी हाँ दोस्तों, झुग्गियाँ इतनी छोटी होती हैं कि वहीं पर बैठना, वहीं पर सोना, वहीं पर पकाना, वहीं पर नहाना सब एक ही जगह पर होता है। दूसरी विशेषता क्या होती है झुग्गियों की? सुबह 4 बजे उठकर पानी भरना पड़ता है। कितने बजे दोस्तों? सुबह 4 बजे उठकर पानी भरना पड़ता है, वरना बाद में पानी नहीं आता। और पानी के लिए अक्सर झगड़े होते हैं। जी हाँ दोस्तों, 4 बजे उठ करके पानी भरना होता है और अक्सर पानी को लेकर के झुग्गियों में क्या होते हैं? झगड़े होते हैं। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं अगले टॉपिक की तरफ। लिफ्ट से नीचे उतरते समय भारहीनता का अनुभव होता है।
याद रखना दोस्तों, लिफ्ट से उतरते समय भारहीनता का अनुभव होता है। अगली पॉइंट है, रुके हुए पानी से मलेरिया फैलता है क्योंकि रुके हुए पानी में मच्छर उत्पन्न हो जाते हैं जिससे मलेरिया रोग हो जाता है। ठीक है दोस्तों, अगली पॉइंट, मलेरिया रोग एनाफिलीज मादा मच्छर के काटने से फैलता है। यह दोस्तों कौन सा मच्छर? तो मादा एनाफिलीज मादा मच्छर के काटने से होता है। गंदे पानी पीने से दस्त तथा हैजा बीमारियां होती हैं। यह दोस्तों अगली पॉइंट हमारी है कि गंदे पानी, कौन सा पानी? गंदे पानी पीने से दस्त और हैजा जैसी बीमारियां होती हैं। रोनाल्ड रॉस, अगली पॉइंट है कि रोनाल्ड रॉस ने बताया कि मलेरिया मच्छर से फैलता है जिसके लिए उन्हें 1902 में नोबेल पुरस्कार मिला। जी हाँ दोस्तों, रोनाल्ड रॉस ने पहली बार बताया कि जो मलेरिया रोग है वो किससे फैलता है? मच्छर से फैलता, और इसके लिए उन्हें 1902 में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। और बताया कि मलेरिया प्लाज्मोडियम के कारण होता है। किसके कारण होता है? प्लाज्मोडियम के कारण। ये प्लाज्मोडियम कहाँ होता है? मच्छर के अंदर होता है, मच्छर उसका वाहक होता है, और मच्छर जब मानव को काटता है तो फिर वो उसके ब्लड में जा करके मलेरिया रोग फैलाते हैं। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं अगले टॉपिक की तरफ। अगला टॉपिक हमारा अगला टॉपिक क्या है? जब दस्त होता है तथा उल्टी होती है तो शरीर का पानी निकल जाता है जो बहुत ही हानिकारक है। इससे रोगी की जान भी चली जाती है। यह दोस्तों, जब किसी व्यक्ति को उल्टी तथा दस्त होते हैं तो शरीर से क्या पानी निकल जाता है, जो क्या होता है? बहुत ही हानिकारक होता है, और कभी कभी रोगी की जान भी चली जाती है। अगले पॉइंट है, शरीर में पानी की कमी को पूरा करने के लिए रोगी को नमक तथा चीनी का घोल बार बार थोड़ा थोड़ा पानी पीना चाहिए। तो पानी की कमी को पूरा करने क्या करना पड़ता है? नमक, क्या करना पड़ता है दोस्तों? नमक तथा चीनी के घोल को थोड़ी थोड़ी मात्रा में बार बार पीना चाहिए। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं अगले टॉपिक की तरफ। अगला टॉपिक है होलगुंडी। होलगुंडी क्या एक स्थान है जिसकी विशेषता दिया हुआ है। तो होलगुंडी कर्नाटक राज्य में कहाँ पर है? ये कई बार पूछा कि होलगुंडी कहाँ पर है। तो होलगुंडी कर्नाटक राज्य में है। यहाँ बच्चों का एक स्वतंत्र संघ है जिसे भीमा संघ कहा जाता है। क्या कहते हैं? भीमा संघ। या दोस्तों याद रखना, भीमा संघ का संबंध कहाँ से है? होलगुंडी से। और होलगुंडी कहाँ है? तो वो कर्नाटक राज्य में है। इस भीमा संघ में 20,000 से अधिक सदस्य हैं। कितने सदस्य हैं? 20,000 से अधिक सदस्य हैं। यह कामकाजी बच्चों जिनकी उम्र 18 वर्ष से कम है उनके हक की वकालत करता है। ये सब भीमा संघ जो है वो जो 18 साल से कम उम्र के बच्चे जो काम काज करने वाले होते हैं उनके हकों की क्या करता है? ये वकालत करता है। ठीक है दोस्तों, अब बढ़ते हैं अगले टॉपिक की तरफ। अगला टॉपिक हमारा अबू धाबी। अबू धाबी एक शहर है, उसकी बात कर रहे हैं। तो अबू धाबी एक रेगिस्तानी इलाका है। क्या है? रेगिस्तानी इलाका है। यहाँ पर बालू के पहाड़ पाए जाते हैं जिसे रेत का टीला कहते हैं। क्या कहते हैं? रेत का टीला कहते हैं। बालू का पहाड़ या फिर रेत का टीला कहा जाता है, जो कहाँ मिलता है? अबू धाबी में। तो अबू धाबी जो है वो रेगिस्तानी इलाका है, और यहाँ पर बालू के पहाड़ या रेत के टीले कहे जाते हैं। ठीक है, यहाँ गर्मी बहुत पड़ती है, अतः गर्मी के कारण वहाँ के लोग ढीले ढाले कपड़े पहनते हैं। यहाँ गर्मी बहुत पड़ती है, अतः यहाँ के लोग क्या करते हैं? ढीले ढाले कपड़े पहनते हैं। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं अगले टॉपिक की तरफ। यहाँ की स्थानीय भाषा अरबी है और यहाँ की मुद्रा दिरहम है। जी हाँ दोस्तों, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, याद रखना। यहाँ की स्थानीय भाषा क्या है? तो वो अरबी है। अबू धाबी की स्थानीय भाषा क्या है? अरबी है। और यहाँ की जो मुद्रा है वो क्या है? दिरहम है। दोस्तों बहुत से लोग इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि दिनार है या फिर दिरहम है। तो अबू धाबी की जो क्या है? दिरहम है। ठीक है,
यहाँ पर अधिकांश खजूर के पेड़ पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? खजूर के पेड़ पाए जाते हैं। और यहाँ पानी पेट्रोल से क्या है? महंगा है। जी हाँ दोस्तों, याद रखना, यहाँ पर पानी जो है पेट्रोल से क्या है? महंगा मिलता है। कहाँ पर? अबू धाबी में। ठीक है, बढ़ते हैं अगले टॉपिक की तरफ। मलयालम में पिता के छोटे भाई, अब पिता के छोटे भाई क्या, यानी चाचा को क्या कहते हैं? चिटप्पन कहते हैं। याद रखना दोस्तों, चाचा को मलयालम में क्या कहते हैं? चिटप्पन कहते हैं। और चाची को कुजम्मा कहा जाता है। क्या कहते हैं? कुजम्मा। चाची को कुजम्मा कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं अगले टॉपिक की तरफ। गोवा। कौन सा टॉपिक है हमारा? गोवा। गोवा के लोग नारियल के तेल में बनी हुई समुद्री मछली खाना पसंद करते हैं। या दोस्तों, ये टॉपिक भी कई बार पूछा है कि कहाँ के लोग नारियल के तेल में तली हुई समुद्री मछली खाना पसंद करते हैं, तो कहाँ? गोवा में। ठीक है दोस्तों, अब बढ़ते हैं अगले टॉपिक की तरफ। जानवरों में भी सुनने, देखने, सूंघने, महसूस करने की शक्ति होती है। ठीक है दोस्तों, अगला पॉइंट है, चींटियां चलते समय जमीन पर कुछ ऐसा छोड़ती हैं जिसे सूंघकर पीछे आने वाली चींटियों को रास्ता मिल जाता है। जी हाँ दोस्तों, याद रखिएगा कि चींटी जब चलती है ज़मीन पर, कुछ ऐसा छोड़ती है जिसे सूंघकर पीछे आने वाली चींटियाँ क्या होती हैं? उनको रास्ता मिल जाता है। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं अगले पॉइंट की तरफ। अधिकतर पक्षियों की आँखें सिर के दोनों तरफ होती है। जी हाँ दोस्तों, आपने पक्षियों को देखा होगा, पक्षियों की जो आँखें होती हैं वो सिर के इधर उधर या दोनों तरफ होती हैं। पक्षी एक ही समय पर दो अलग अलग स्थानों पर नज़र रख सकते हैं। जी हाँ, पक्षियों की विशेषता है दोस्तों कि एक ही समय पर, कहाँ पर? एक ही समय पर दो अलग अलग स्थानों पर नज़र रख सकते हैं। इस बात को आप याद रखिएगा। बढ़ते हैं अगले टॉपिक की तरफ। चील, बाज और गिद्ध हमसे 4 गुना ज़्यादा दूर से देख सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, याद रखिएगा, चील, बाज और गिद्ध हमसे 4 गुना ज़्यादा दूर से देख सकते हैं। अगली पॉइंट है, एक कुत्ता दूसरे कुत्ते के मल मूत्र के गंध से जान लेता है कि उसके इलाके में कोई और दूसरा कुत्ता आया है। जी हाँ दोस्तों, एक कुत्ता जो होता है वो दूसरे कुत्ते के मल मूत्र के गंध से यह जान लेता है कि उसके इलाके में कोई दूसरा कुत्ता घुस आया है। ठीक है दोस्तों, अगली पॉइंट है, रात में जागने वाले जानवर या फिर रात्रिचर जानवर को हर चीज़ सफ़ेद और काला दिखाई देती है। कैसा दिखाई देती है दोस्तों? सफ़ेद और काला। ठीक है, जो रात में शिकार करने जानवर निकलते हैं उनको प्रत्येक चीज़ कैसी दिखती है? सफ़ेद या काला दिखती है। अगले पॉइंट है, रेशम का कीड़ा। जी हाँ दोस्तों, याद रखिएगा, रेशम का कीड़ा अपनी मादा को उसकी गंध से कई किलोमीटर दूर से पहचान लेता है। रेशम जो होता है, रेशम कीड़ा जो होता है, अपनी मादा की गंध को कई किलोमीटर दूर से क्या कर लेता है? पहचान लेता है। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं अगली पॉइंट की तरफ। कई पक्षी अपनी गर्दन बहुत ज़्यादा हिलाते हैं क्योंकि अधिकतर पक्षियों की आँखों की पुतली नहीं घूमती। जी हाँ दोस्तों, पक्षियों की अधिकतर आँखें कैसी होती हैं? आँख की जो पुतली होती है वो नहीं घूमती है। याद रखना, पुतली क्या होती है? आँखों की पुतली नहीं घूमती है। इसलिए क्या करते हैं? वो गर्दन को हिलाते हैं। अगली पॉइंट है, उल्लू अपनी गर्दन को 360 अंश पर घुमा सकता है। कौन भाई? उल्लू। कौन है? उल्लू अपनी गर्दन को लगभग 360 अंश पर घुमा सकता है। मतलब वो आगे पीछे अगल बगल हर तरफ देख सकता है। और अगली पॉइंट है, मैना अपनी, ये 360 एंगल देख रहे हैं ना, मैना अपनी गर्दन को झटके के साथ घुमाता है। जी हाँ दोस्तों, यह भी कई बार पूछा है कि कौन सा ऐसा पक्षी है जो अपनी गर्दन को झटके के साथ घुमाता है, तो याद रखिएगा वो कौन है? मैना। अगर ये पूछ ले, वो पूछता ये भी है कि कौन सा ऐसा पक्षी है जो अपनी गर्दन को आगे पीछे चारों तरफ घुमा सकता है, तो कौन सा होगा? उल्लू होगा। ठीक है दोस्तों, तो झटके के साथ, झटके के साथ घुमाता कौन सा पक्षी है? तो वो मैना है। ठीक है दोस्तों,
बढ़ते हैं अगले टॉपिक की तरफ। पक्षियों के कान दिखाई नहीं देते। पक्षियों के कान दिखाई नहीं देते, इनके कान केवल छोटे से छेद जैसे होते हैं जो पंखों से ढके रहते हैं। अगली पॉइंट है, सांप के बाहरी कान नहीं होते, वह जमीन पर होने वाले कंपन से सुन पाता। जी हाँ दोस्तों, सांप के बाहरी कान नहीं होते, वह जमीन पर होने वाले कंपन की सहायता से किसी भी विषय वस्तु को सुन पाता है। ठीक है, बाहरी कान नहीं होते। वो सुनता कैसे है, वो कैसे सुनता है दोस्तों, तो ज़मीन पर होने वाले कंपन से सुनता है। ठीक है, अगली पॉइंट है, मछलियाँ खतरे की चेतावनी एक दूसरे को बिजली तरंगों से देती हैं। हाँ दोस्तों ये भी एक विशेषता मछलियों की होती है कि मछलियाँ जो होती हैं खतरे की चेतावनी एक दूसरे को बिजली तरंगों से देती हैं। ठीक है, बिजली तरंग से देती हैं। कुछ तूफान या भूकंप आने से कुछ समय पहले अजीब हरकतें करने लगते हैं। ये कुछ जानवर ऐसे भी होते हैं जो तूफान या भूकंप आने से कुछ समय पहले क्या अजीब अजीब प्रकार की हरकतें करने लगते हैं। जी दोस्तों, इसका मुख्य कारण ये होता है कि जैसे भूकंप आता है तो ज़मीन क्या करती है, हिलने वाली होती है, उसमें कंपन होता है, तो जो रेडान गैस होती है ना वो बहुत कम मात्रा में वातावरण में होती है, तो ऊपर उठ जाती है, और ऊपर उठने की वजह से जानवरों की नाक या मस्तिष्क में जाती है, तो उनको उलझन सी महसूस होती है, इसलिए वो अजीब अजीब हरकतें करते हैं जो रेडान गैस के कारण होती है। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं अगले टॉपिक की तरफ। बहुत से जानवर किसी विशेष मौसम में लंबी गहरी नींद में चले जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, बहुत से ऐसे जानवर होते हैं जो किसी विशेष मौसम में क्या होते हैं, गायब से हो जाते हैं, वो अपनी लंबी गहरी नींद में चले जाते हैं, और फिर जैसे उनके अनुकूल मौसम आता है फिर वो बाहर निकल आते हैं। तो पढ़ते, बहुत से जानवर किसी विशेष मौसम में लंबी गहरी नींद में चले जाते हैं, जैसे ठंडी के मौसम में छिपकली। जी हाँ देखो दोस्तों, ठंडी के मौसम में छिपकली क्या करती है, किसी भी छोटे वगैरह जहाँ रहती है उसी में जाकर के वो छुप जाती है, और जब तक ठंडी रहती है तब तक वो बाहर नहीं निकलती। अगली पॉइंट है, डॉल्फिन अलग अलग तरह की आवाज़ें निकाल कर एक दूसरे से बातें करती है। ठीक है, कौन, डॉल्फिन अलग अलग तरह की आवाज़ें निकाल कर एक दूसरे से क्या करती हैं, बातें करती हैं। अगली पॉइंट तक बढ़ते हैं, मध्याह्न भोजन योजना, मिड डे मील योजना या मध्याह्न भोजन योजना। ठीक है दोस्तों, यह योजना 15 अगस्त 1995 में शुरुआत हुई। कब हुई, 15 अगस्त 1995। याद रखिएगा दोस्तों, यह योजना कब चालू होती है, 15 अगस्त 1995 में, जिसमें 3 किलो गेहूँ व चावल दिया जाता था। क्या देते थे, 3 किलो गेहूँ या फिर चावल। सुप्रीम कोर्ट के निर्देशानुसार 2001 में यह योजना मध्याह्न भोजन योजना बन गई। अब पूछ लेता है कि मध्याह्न योजना कब बनी, तो यह 2001 में बनी। अब शुरू कब हुआ, तो 15 अगस्त 1995 में। 15 अगस्त 1995 में जब शुरू हुआ तो बच्चों क्या देते थे, 3 किलो गेहूँ या चावल दिया जाता था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने आदेश किया तो 2001 में यह मध्याह्न भोजन योजना बनकर विद्यालय में भोजन मिलने लगे। अगले पॉइंट है, प्राथमिक स्तर पर भोजन में 450 कैलोरी ऊर्जा, कितना, प्राथमिक स्तर पर कितने, 450 कैलोरी ऊर्जा और 12 ग्राम प्रोटीन होना चाहिए। कितना दोस्तों, याद रखिएगा कि प्राथमिक स्तर की अगर बात करें तो 450 ग्राम ऊर्जा और कैलोरी ऊर्जा और 12 ग्राम प्रोटीन होना चाहिए। तो अगली पॉइंट है, उच्च प्राथमिक स्तर पर 700 कैलोरी ऊर्जा, कितना, 700 कैलोरी ऊर्जा और 20 ग्राम प्रोटीन होना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, याद रखिएगा इस पॉइंट को। तो आज इतना ही। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद।